ओके, तो लास्ट टाइम जहाँ पर मैंने छोड़ा था मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो वीएस कोड तक ये हमारा हो गया था। मैंने वीएस कोड के इस पूरे पोर्शन को कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज मुझे एमएच से कंटिन्यू करना है। तो एमएच आएगा, फिर थ्योरी आएगी। थ्योरी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, इसमें नहीं, क्योंकि वो काफ़ी लंबा जा सकता है। देन एचटीएमएल है। एंड एचटीएमएल में ये सारे टॉपिक्स आएंगे। जिसके बाद एचटीएमएल फाइल्स को रन कैसे करते हैं, उनके 3 मेन तरीके, एटलीस्ट जो मुझे आते हैं। देन हम कुछ जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स को देखेंगे। फिर एक वेबसाइट की डिज़ाइन प्लानिंग करेंगे। तो ये मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट करा है एंड इसे मैंने उठाया ड्रिबल से। तो इस ड्रिबल वेबसाइट को ब्रेक डाउन करेंगे एंड समझेंगे कि ये बनी कैसे। तो ये लाइक एक लैंडिंग पेज है, इसका पेज 1 है ये, एंड मैं इसी का ब्रेक डाउन करूँगा। देन है हमारा सेल्फ प्रोजेक्ट वाला सेक्शन, यानी मैं 3 ऐसे प्रोजेक्ट उठा के ड्रिबल से या पिंटरेस्ट से अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे तुम जाके ट्राई कर सकते हो। तो लाइक वो तुम्हारे प्रैक्टिस के। बट उससे भी पहले और 3 चीज़ें जो मैं मेन मेंशन करना चाहता हूँ। एक है हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर, जहाँ पर हम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड तुम उसे ज्वाइन कर सकते हो एंड इवन बाकी सब्सक्राइबर के साथ तुम बात कर सकते हो, उनके साथ वीसीज कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो एंड ऑब्वियसली फ्री है, तो इसे तुम कंसिडर करना। सेकेंड है नोशन डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं वीडियो पे जितने भी अलग अलग टैग्स यूज़ करूँगा एंड जितने भी मेरे नोट्स होंगे, जितनी भी मेरी खुद की रिसर्च है, मैं सारे यहाँ पे इस नोशन डॉक्स में डाल दूंगा एंड इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड थर्ड है मेरा ब्लॉग, जो कि अभी प्रोडक्ट लाइक बन रहा है, अभी टाइम लगेगा, बट ये भी काफ़ी जल्द आने वाला है। तो इस पर मैं जितने भी अपडेट्स लूँगा अपने मेरे नेक्स्ट वीडियो के, या जो भी नई टेक्नोलॉजी निकली है, या जो HTML CSS जैसे टेक्नोलॉजीज में जो नई चीज़ें निकली हैं और जिन्हें मैं सीख रहा हूँ, मैं उनके बारे में लिखूँगा। तो वो भी काफ़ी जल्द आने वाला है। तो ये 3 चीज़ें थी। डिस्कॉर्ड को तो ज़रूर चेकआउट करना, हो सकता है तुम्हें और कुछ ऐसे डेवलपर्स मिल जाए जो तुम्हारी तरह हैं। बाकी हम करते हैं एमएट पे। तो एमएट एक टूल है जिससे तुम्हारी कोडिंग बहुत फास्ट हो सकती है, तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और एक ही होता है ऑटो सजेशन से। तो ऑटो सजेशन यानी मैंने कोई चीज़ लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट लिखना है। तो बॉयलर प्लेट वो कोड होता है जिसे हर एक HTML फाइल को लिखने के लिए मुझे लिखना ही पड़ेगा। यानी ऐसे एक टेम्पलेट समझ लो जिसके अंदर बाकी ये चीज़ें आएंगी, बट उस टेम्पलेट को मुझे हमेशा लिखना है। तो उस टेम्पलेट को लिखने के लिए एक शॉर्टकट है एंड वो शॉर्टकट है एमेट। तो मैं लिख सकता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क एंड यहाँ पे लिख किया कि ये एमेट है, यहाँ पर लिखा आ रहा है ये। तो मैं जस्ट एंटर दबाऊंगा या टैब दबाऊंगा और ये पूरा बॉयलर प्लेट मुझे अपने आप मिल जाएगा। तो ये चीज़ एमेट है एंड बहुत यूज़फुल होती है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जैसे लॉरम हो गया, टॉगल कमेंट, और भी कुछ चीज़ें, एंड इसे मैं यूज़ करते टाइम बताऊंगा। तो मेन पहले देखते हैं लॉरम इप्सम को एंड उसे मैं बैच करूँगा अपने पैराग्राफ टैग के साथ। तो जब मैं पैराग्राफ टैग को समझाऊंगा तभी मैं इस लॉरम को भी कवर करूँगा। देन एक चीज़ होती है कमेंटिंग, उसका ये शॉर्टकट की है, इसे भी मैं मेंशन करूँगा एंड ऐसे काफ़ी सारी हैं। तो ये एमेट वाला पार्ट है। देन हम सीधा चलते हैं HTML पे। तो HTML आखिर है क्या, मार्कअप क्या होता है एंड हाइपरटेक्स्ट क्या होता है। तो HTML का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। HTML होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इसके हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। हाइपरटेक्स्ट यानी तुम हाइपरलिंक्स के थ्रू डिफरेंट टेक्स्ट फाइल्स को एंड इवन नॉन टेक्स्ट फाइल्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हो। एंड ये इसकी एक्टिवेशन होती है एक लिंक, एक क्लिक से, लेट्स एक इवेंट से, जैसे कि क्लिक। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक लिंक लगाया इस हाइपरलिंक वाले टेक्स्ट के ऊपर, तो जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, एक दूसरी फाइल खुल जाएगी एंड क्लिक करने को हम इवेंट कहते हैं। और इसी इवेंट से ट्रिगर होता है एक हाइपरलिंक, लाइक एक हाइपरलिंक को हम क्लिक करते हैं तो एक इवेंट ट्रिगर होती है जिसे एक दूसरा फाइल खुलता है। सो लाइक दैट।
देन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि फाइल एंड फोल्डर। तो फाइल होता है कलेक्शन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ डेटा, एंड फोल्डर होता है कंटेनर ऑफ फाइल्स, यानी बहुत सारे फाइल्स को एक साथ हमने डाल दिया तो वो एक फोल्डर बन जाएगा। एंड एक ही तरह के डेटा को अगर हमने एक साथ कलेक्ट कर दिया तो वो एक फाइल बन जाएगा। अब एक टर्म है कन्वेंशंस। तो कन्वेंशंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब दुनिया के कुछ बड़े लोग बस ऐसे अपनी मर्जी से कुछ करते हैं और बाकी लोग उसे कॉपी करते हैं तो उस हरकत को कन्वेंशन कहते हैं। ऐसा कंसेप्ट है। एंड दो चीज़ें, एक कन्वेंशन है और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। इन दोनों का मेन डिफरेंस यही है कि कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है जिसे बड़े लोग करते हैं और बाकी लोग कॉपी करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस वो तरीके होते हैं जिससे हम अपने काम को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। वो जस्ट लाइक तुम ऐसे ही नहीं मान लेते, सालों तक के कुछ बड़े बड़े डेवलपर्स इस पे काम करते हैं एंड कुछ ऐसे एफिशिएंट तरीके ढूंढ निकालते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाता है एंड एरर्स कम आते हैं और टाइम भी बचता है। तो ऐसे एफिशिएंट तरीकों को हम जब फॉलो करते हैं तो उसे कहते हैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अब एफिशिएंट का कुछ मेन काइंड ऑफ डेफिनेशन नहीं होता, बट ऐसा समझ सकते हो कि तुमने एक इनपुट डाला, तुमने थोड़ा काम करा और उसका काफ़ी सारा आउटपुट आया, या बिना एरर के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना, तो वो एफिशिएंट होगा। तो ये था बेसिक थ्योरी लाइक HTML का। एंड मार्कअप है क्या होता है, तो HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। सो लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज है, हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं इसलिए ये लैंग्वेज है। अब एक टर्म है मार्कअप, एंड मार्कअप का सिंपली मतलब ये होता है कि मार्कअप यानी किसी टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर उठाना, अपलिफ्ट करना। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को थोड़ा अपलिफ्ट करके प्रेजेंट करना वो होता है मार्कअप। तो इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन को कोड करना वो काम होता है HTML में, एंड इसीलिए इसे मार्कअप कहते हैं। फाइन, सो या अब एक चीज़, फाइल एक्सटेंशन। तो हमारा डेटा किस टाइप का, तो जैसे हमने बात करी थी फाइल्स की, तो फाइल होता है सिंगल टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो डेटा किस टाइप का है, तो वो जानने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक्सटेंशन जो शुरू होती है एक डॉट से, एंड डॉट के बाद अगर HTML की फाइल है तो मैं लिखूँगा .html, दैट्स इट। फाइल फोल्डर हो गया। अब एक चीज़ है कि हम HTML के फाइल्स को इंडेक्स नाम देते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है, तो जहाँ पर जैसे यहाँ पर मैंने इंडेक्स नाम दिया। अब इंडेक्स के पीछे का लॉजिक ये है कि जब सर्वर पे ये सारी फाइल्स जाती है ना, तो सर्वर सिर्फ इंडेक्स वाले को ही रिकॉग्नाइज करता है। जो मेन फाइल है HTML की जो खुलेगी, जो होम पेज होगा, वो हमेशा index.html होगा। एंड ये कन्वेंशन है, सर्वर्स को इसी तरह से प्रोग्राम करा गया है कि वो पहले जाके ढूंढेंगे कि index.html या default.html जैसी फाइल्स कहाँ पर है और उसे ही पहले खोलेगा। फिर जो बाकी के HTML फाइल्स हैं जैसे अबाउट पेज हुआ या कॉन्टैक्ट पेज हुआ, वो बाद में खुलेंगी अलग से हाइपरलिंक से। तो ये हुआ index.html का लॉजिक कि हम इंडेक्स ही नाम क्यों यूज़ करते हैं एंड कोई और नाम क्यों नहीं। देन ये कंसेप्ट था इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशन का, हमने देख लिया। बॉयलर प्लेट होता है वो टेम्पलेट जिसे हम हर कोड में हमेशा लिखना ही पड़ता है कि इसके बिना काम नहीं चलता। एंड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में होता है, सिर्फ HTML में नहीं, C++, में होता है, ये जावा में भी बॉयलर प्लेट होता है। और बॉयलर प्लेट में हमने एमएट यूज़ करा एक्सक्लेमेशन लगा के, तो ये हमारा बॉयलर प्लेट है। देन एक चीज़ है केस सेंसिटिविटी, बेसिकली मतलब कैपिटल या स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स। तो HTML इज नॉन केस सेंसिटिव, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैपिटल में लिखते हो या स्मॉल में लिखते हो, ये दोनों केसेस में काम करेगा। तो HTML इज नॉन केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल या स्मॉल से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बोल सकते हो या फिर कन्वेंशन बोल सकते हो। ये एक्चुअली दोनों है, ये कन्वेंशन भी है और ये इंडस्ट्री में प्रैक्टिस भी करी जाती है कि हम हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं HTML टैग्स के लिए।
अब इसका रीज़न मुझे नहीं पता, बट कुछ तो होता है। हम लेकिन स्मॉल यूज़ करते हैं, और मैं एटलीस्ट स्मॉल यूज़ करूँगा। अब एक चीज़ है टैग, HTML का टैग। तो जैसे ये है ना, इसको हम टैग कहते हैं, एंड टैग कुछ ऐसा दिखता है। तो हमने एंगुलर ब्रैकेट्स लगाए दो साइड पे, और इसके अंदर कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये एक चीज़, ये पूरी चीज़ एक टैग है। और एंड टैग बेसिकली होता है कंटेनर या फिर रैपर किसी, um, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेडिंग, हेडिंग का टैग लगाया, तो ये पूरी चीज़ हुई एक टैग। एंड ये हुआ वो एलिमेंट जो मुझे बनाना है, तो उसका ये नोटेशन हो। तो मुझे अगर हेडिंग बनानी है बड़े साइज की, तो उसका नोटेशन होगा H1, एंड उसे मैं एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर रखूंगा, जो कि हुआ मेरा H1 टैग। देन एक चीज़ होती है कमेंट्स। तो अगर कोड में मुझे कुछ भी ऐसा लिखना है जिसे मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र रेंडर ना करे, यानी वो कोड के साथ चले ना, बस ऐसे ही पड़ा रहे कोड में, हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन हो सकता है मैं एक टीम के साथ काम कर रहा हूँ एंड मुझे एक एक्सप्लेनेशन लिखना हो कि मैंने ये चीज़ क्यों करी, या ये चीज़ है क्या, या मुझे अपने लिए नोट्स बनाने हो, तो इसके लिए मैं कमेंट्स का यूज़ कर सकता हूँ। एंड कमेंट्स ऐसे होते हैं कुछ। तो मैंने ये लिखा, फिर मैंने एक्सक्लेमेशन लगाया, मैंने लिखा डैश डैश, और ये अपने आप VS कोड ने से क्लोज कर दिया। ये चीज़ होती है कमेंट। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, वो कोड के साथ रन नहीं होगा, ये बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये मेरे अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए या मेरे टीम मेंबर्स के देखने के लिए। तो ये होता है कमेंट, यानी कोड के साथ रन नहीं होगा। एंड इसका एक शॉर्टकट भी होता है, जैसा हमने M8 में देखा था। तो M8 के हिसाब से अगर मैं ये करना चाहूँ ना, तो मैं कर सकता हूँ कंट्रोल एंड स्लैश। तो कंट्रोल स्लैश से अपने आप एक कमेंट बन जाएगा, मुझे इवन ये पार्ट भी लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जाके कुछ भी लिख सकता हूँ, चलेगा। तो अभी के लिए मैं ये हटा रहा हूँ। एंड एक चीज़ होती है इंडेंटेशन। तो कोडिंग में ना अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी लैंग्वेजेस में इंडेंटेशन से फ़र्क पड़ता है, काफ़ी लैंग्वेजेस में फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्लीन दिखाने के लिए होता है। तो ये जो 4 गैप्स दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं हम इंडेंट। एंड कई बार हम ब्लॉक्स ऑफ कोड्स जब लिखते हैं, यानी ये एक पूरी ब्लॉक ऑफ कोड है, इसके अंदर जो भी आएगा वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो बॉडी एक ब्लॉक ऑफ कोड हुआ, एंड उसके अंदर चीज़ें आएंगी। तो जब किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के हमें अंदर कुछ लिखना होता है ना, तो वहाँ पर हम इंडेंट यूज़ करते हैं, ताकि पता चले कि ये अंदर वाली चीज़ किसी बाहर वाले चीज़ का पार्ट है। तो मैं अंदर जो भी लिखूंगा वो एक इंडेंट होगा, मैं कुछ भी लिखूं ये एक इंडेंट होगा, यहाँ पर एक गैप होगी। एंड यूजुअली ये 4 स्पेसेस की होती है, एंड वो मुझे दिख भी रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 डॉट्स दिख रहे हैं, बट ये बेसिकली स्पेस बार है, लेकिन 4 स्पेस बार। टैक्स हमने देख लिया। अब एक चीज़ है क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैक्स। तो जैसे यहाँ पर मैंने बॉडी को क्लोज करा, यहाँ पे बॉडी को ओपन करा, तो इसको कहते हैं ओपनिंग टैग, इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग, ताकि हमारे ब्राउज़र को पता चले कि कहाँ पर हमारा टैग, कौन सा टैग स्टार्ट हो रहा है एंड कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। क्योंकि उसके अंदर जो भी कोड होंगे ना, वो एक कोड ब्लॉक होता है, एंड उस कोड ब्लॉक को अलग तरह से इंटरप्रेट करना होता है, क्योंकि अगर हम उसे क्लोज नहीं करेंगे या गलत जगह पे क्लोज करेंगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। ओके, अब एक चीज़ होती है सेल्फ क्लोजिंग टैग या ओपन टैग्स। तो वैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया ना, तो वैसे तो हम यहाँ पर बॉयलर प्लेट पे नहीं आता, बट मैं लगा सकता हूँ, यानी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, बिकॉज कुछ स्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस होते हैं जैसे XML, वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ये टैग हुआ, ये है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग या ओपन टैग। यहाँ पर मुझे दोबारा इस बॉडी की तरफ बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में ही बंद हो जाता है। एंड यूजुअली मुझे आखिर में इस स्लैश को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं इसे लिखूँ, ताकि बाकी लैंग्वेजेस जैसे XML हो गया, वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम ना हो। एंड जैसे EJS हो गया, जो कि एक
टेम्पलेट जावास्क्रिप्ट होती है जिसमें हम HTML लिखते हैं, वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्टार्टिंग से अच्छी प्रैक्टिस है जस्ट। तो ये दोनों टैग्स हो गए, जैसे ये सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है, एंड इनके आखिरी में मैं एक स्लैश लिख सकता हूँ एंड ये इतना में ख़त्म हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं फाइनली मेटा टैग्स को, ये मेटा टैग्स होते क्या हैं। तो बॉयलर प्लेट में हमें दो मेटा टैग्स मिलते हैं, एक होता है मेटा चार सेट विच इज़ UTF-8 एंड एक होता है मेटा व्यू पोर्ट, यू कैन से। तो चार सेट होता है कैरेक्टर सेट, एंड कैरेक्टर सेट होती है कैरेक्टर एनकोडिंग, मतलब जो भी हम कैरेक्टर्स लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक पैराग्राफ, मैं जो भी लिखूँ यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट लिख सकता हूँ, मैं नंबर लिख सकता हूँ, मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लिख सकता हूँ, मैं ब्रैकेट्स बना सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग लाइक एनीथिंग, आई मीन एनीथिंग। इवन मैं इमोजीज भी डाल सकता हूँ, तो जैसे मैंने इमोजीज को डाला तो इवन ये भी कैरेक्टर है। एंड हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर एनकोडिंग्स होते हैं, कुछ पुराने एंड कुछ नए हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा ब्राउज़र किस किस तरह के कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा। तो जैसे इमोजी है ना, ये पुराने वाले कैरेक्टर एनकोडिंग में सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसके जगह पर ऐसे एक डब्बा टाइप की चीज़ आ जाएगी, ये काम नहीं करेगा एंड इसकी जगह पर एक अजीब सा डब्बा आ जाएगा अगर हम पुराने एनकोडिंग को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैंने लेट्स से यूज़ करा UTF-8 या मैंने यूज़ करा इससे भी लेटेस्ट UTF-16, देन मेरे ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स जो कि पुराने वर्जन्स में सपोर्ट नहीं करते थे, वो UTF-16 के कैरेक्टर सेट में सपोर्ट करेंगे। एंड वही मुझे ब्राउज़र को बताना है कि मुझे लेटेस्ट वाला कैरेक्टर एनकोडिंग यूज़ करना है। एंड वो ब्राउज़र को बताने के लिए मैं चार सेट का यूज़ करूँगा, एंड उसके पहले लगेगा मेटा। मेटा यानी होता है मेटा डेटा, यानी डेटा अबाउट द डेटा। तो मैं ब्राउज़र को बताना चाहता हूँ कि मेरा कैरेक्टर सेट है ये UTF-16 एंड इसे ही तुम्हें यूज़ करना है। एंड पूरा का पूरा हेड टैग सिर्फ ब्राउज़र के लिए होता है, ये हमारे लिए नहीं होता। बॉडी होती है सिर्फ हमारे लिए, यानी जो भी चीज़ें वेबसाइट पे दिखती हैं वो सारी चीज़ें बॉडी पे आती हैं। एंड जो भी चीज़ें हमें ब्राउज़र को बतानी होती है कि भाई ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी और ये चीज़ ऐसी है, वो सारी चीज़ें हेड में आती है। देन आता है दूसरा मेथड है जो कि जिसका नाम है व्यू पोर्ट। तो हम नेम के अंदर व्यू पोर्ट लिखेंगे। व्यू पोर्ट होता है जितना भी विजिबल एरिया है मेरे पेज पे। तो जैसे मैंने एक वेबसाइट खोली, जैसे यूट्यूब है, तो ये जो पार्ट है जो मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे एपिक पेन स्टार्ट करा, तो ये मेरा चैनल है। सो ये वेबसाइट हुआ एंड इसके अभी दो पार्ट्स हैं, तो आई कैन यूज लाइक दिस। एक पार्ट हुआ ये ऊपर वाला एंड एक पार्ट हुआ ये नीचे वाला। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये होता है हमारा व्यू पोर्ट। एंड इसी चीज़ के अंदर हमारे सारे बॉडी टैग्स होते हैं, सारे बॉडी टैग्स इसी में आएंगे। एंड ये जो पार्ट है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे यहाँ पर मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है, देन यहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है, देन ये जो लिंक है एंड जो यहाँ पे आइकन बना है यूट्यूब का, ये चीज़ें होती है हेड टैग में। तो ये हेड टैग और ये है बॉडी टैग, ये मेन डिफरेंस है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें दिखती नहीं है यहाँ पे, जैसे ये दिख रहा है, जैसे आइकन दिख रहा है, बट कुछ चीज़ हमें नहीं दिखती। तो जो चीज़ें हमें नहीं दिखती वो आती है मेटा टैग्स में, लेकिन वो ब्राउज़र के लिए ज़रूरी होता है, ब्राउज़र को समझने के लिए कि चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट होंगी। तो यहाँ पर लिखा मैंने नेम व्यू पोर्ट। कंटेंट क्या आएगा, कंटेंट के अंदर आएगा विड्थ इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, यानी अगर मेरा लैपटॉप है या अगर मेरा फ़ोन है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो, यानी मेरा कोई भी तरह का डिवाइस हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मेरा फ़ोन हो, चाहे टीवी भी हो, तो हर एक डिवाइस पे मेरा वेबसाइट काम करे। एंड उसके लिए होता है ये, उसके लिए होता है ये व्यू पोर्ट वाला टैग, एंड इसे हम बेसिकली कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस टैग। तो रेस्पॉन्सिवनेस यानी हर एक अलग अलग डिवाइस पे हमारा वेबसाइट काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वेबसाइट का विड्थ है, यानी
एक सेकेंड, आई थिंक ये, हाँ। तो ये हमारा विड्थ होता है, ये हमारा पार्ट विड्थ है, एंड ये जो पार्ट है ना ये हमारा है हाइट। ये हाइट है एंड ये है विड्थ, ये चौड़ा वाला एरिया है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा विड्थ है वो मेरे डिवाइस की, यानी मेरा अगर मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो मेरे लैपटॉप के विड्थ के बराबर हो, यानी मेरा वेबसाइट का विड्थ मेरे लैपटॉप के विड्थ के बराबर हो, एंड कोई गैप्स या अजीब अजीब से कोई चीज़ें ना हो। तो मैं वो ब्राउज़र को बताना चाहता हूँ मेटा टैग से। वैसे ये इनिशियल स्केल, यानी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, इसका मतलब होता है स्टार्टिंग। तो मैं चाहता हूँ मेरा वेबसाइट जब शुरू हो तब उसकी स्केल, स्केल यानी साइज बोल सकते हो, वैसे साइज एक्यूरेट नहीं हो बट स्केल या साइज एक तरह मान सकते हो। एंड मैं चाहता हूँ कि 1.0 हो, यानी 1x हो, एंड 1x होता है 100%। तो जब भी मैं वेबसाइट स्टार्ट करूँ तो उसकी साइज या स्केल हो 100%, ना छोटा ना बड़ा, एग्जैक्ट 100% हो। तो ये चीज़ मैंने बताई मेटा टैग से। अब आता है टाइटल। तो टाइटल यानी ये वाला पार्ट, जैसे मैंने अभी यूट्यूब खोला ना, तो मुझे ये जो ऊपर में चीज़ दिख रही है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इसे कह रहे हैं टाइटल। एंड इसके जस्ट साइड में जो आइकन बना है यूट्यूब का, इसे कहते हैं फेविकॉन। ये होता है फेविकॉन, इस आइकन को फेविकॉन कहते हैं, एंड ये हमारा होता है टाइटल। तो लेट्स सी दिस इज टाइटल। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है टाइटल का कोड, एंड ये हमें बॉयलर प्लेट में मिल गया, बट फेविकॉन का बॉयलर प्लेट में नहीं आता, तो इसे लिखना पड़ता है। तो मैं लिख सकता हूँ लिंक, एंड एमिट मुझे सजेस्ट करेगा फेविकॉन को। तो फेविकॉन का जो टैग है ना वो मुझे एमिट बता देगा कि ऐसा होता है। तो मैं जस्ट लिखूंगा लिंक, क्योंकि मैं एक इमेज लिंक करना चाहता हूँ, क्योंकि फेविकॉन एक आइकन होता है एंड आइकन एक इमेज होती है। मुझे वेबसाइट के अंदर उस इमेज को लिंक करना पड़ेगा ताकि वो फेविकॉन में अपीयर हो। तो मैंने जस्ट लिंक लिखा एंड मुझे एमिट ने सजेशन दिया और यहाँ पर आया फेविकॉन। मैंने क्लिक करा या एंटर करा तो मेरे पास ये पूरी टैग आ गई। मुझे इवन रटने की भी ज़रूरत नहीं, या तो मैं याद कर सकता हूँ अपने आप, ये हो जाएगी। बट अगर याद नहीं भी हुई तो मैं या तो गूगल कर सकता हूँ या मैं एमिट यूज़ कर सकता हूँ। एंड ये जो चीज़ है href, ये होता है हाइपरलिंक रेफरेंस। मतलब हाइपरलिंक मतलब लिंक, और उसकी रेफरेंस यानी लोकेशन, यानी मेरा इमेज या फेविकॉन कहाँ पर है। तो अभी ये इसने एक टेम्पलेट दे दिया बट अभी मेरे पास वहाँ पर है नहीं, एंड अभी तक के मैंने इवन फेविकॉन को डाउनलोड भी नहीं करा। तो लेट्स से मैं डाउनलोड करके लाता हूँ वहीं से। आई होप तो मैं दिख रहा हूँ, सॉरी बीच में थोड़ा गैप हो गया। तो मैंने जैसे यहाँ पर लिखा, लेट्स से कोई फेविकॉन चाहिए मुझे, एक वेबसाइट का ही मान लेते हैं। तो मान लो मुझे एक वेबसाइट का ही लोगो चाहिए या वेब का लोगो चाहिए, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहा है। मैं किसी भी एक को क्लिक कर सकता हूँ एंड मैं उसे डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैंने डाउनलोड करा एंड ये फ्री में मुझे 64x64 का मिल रहा है, मुझे चलेगा, मैंने कर लिया। तो लेट्स से मैंने इसे डाउनलोड करा, मैंने सेव करा, एंड दैट्स इट। अब मैं VS कोड पे वापस जा सकता है एंड मुझे यहाँ पर उसे इंपोर्ट करना होगा। तो मेरे सारे इमेजेस उसी फोल्डर में होने चाहिए जहाँ पर मेरा वेबसाइट है। तो मुझे यहाँ से इसे ट्रांसफ़र करके अपने वेबसाइट के फोल्डर के अंदर लाना होगा, एंड मैं इसे रीनेम कर लूँगा फेविकॉन डॉट, ये .png फाइल है तो मैं इसे .png रखूँगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फेविकॉन .png। ओके, एक सेकेंड, या आई थिंक अब चलेगा। तो अब अगर मैं इसे रन करूँ इस वेबसाइट को, एंड रन करना काफ़ी सिंपल है। VS कोड पे मुझे F5 दबाना है। F5 के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन आएगा वेब ऐप, एज या फिर क्रोम, जो भी ब्राउज़र मेरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड है। प्रेफरेबली क्रोम जिस पे डेवलपमेंट करी जाती है, तो मैं क्रोम से खोलूँगा, एंड खुल जाएगी। एंड यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैंने टाइटल को सेट करा नहीं था, तो जो इसमें पहले से दिया हुआ था ना डॉक्यूमेंट, वही दिखा रहा है। एंड फेविकॉन में जो वेबसाइट की मैंने लोगो डाली थी वो आ गई। ओके लेट्स गो।
नेक्स्ट कंसेप्ट है एट्रीब्यूट्स का, जिसके अंदर होते हैं नेम एंड वैल्यू पेयर्स। तो जैसे लिंक का टैग हुआ ना, तो लिंक के बाद मैंने लिखा रिलेशन, यानी मेरे लिंक का रिलेशन क्या है। तो ये एक फेविकॉन है, तो मुझे ब्राउज़र को बताना है कि किस चीज़ का लिंक है। तो इसका जो रिलेशन है ना, मतलब ये लिंक आखिर किससे रिलेटेड है, तो ये आइकन से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ लिखा रिलेशन REL, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड उसके अंदर मैंने लिखा शॉर्टकट आइकन। तो ये REL मेरा हुआ एट्रीब्यूट, एंड एट्रीब्यूट को यूज़ करा जाता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक होता है एट्रीब्यूट का नेम एंड एक होता है उसका वैल्यू। तो ये हुआ नेम एंड ये हुआ वैल्यू। तो नेम वैल्यू का पेयर, एंड बीच में आता है इक्वल टू। तो एट्रीब्यूट के अंदर क्या हुआ, नेम हुआ एक इक्वल टू और उसका वैल्यू, तो नेम वैल्यू पेयर, पेयर या क्योंकि जोड़ी। ना वो HREF एक और नेम है एंड ये उसका वैल्यू है। सेम चीज़ फॉर टाइप। अब ये टाइप एक इमेज है, एक आइकन है, बट ये आइकन इवन PNG हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि .ICO हो। ये PNG हो सकता है, इवन JPG भी हो सकता है, कोई भी। इवन SVGs भी चलेंगे, बल्कि SVG बेस्ट होता है क्योंकि वो वेक्टर्स होते हैं। अब वेक्टर्स को तुम ChatGPT से स्टडी कर सकते हो, बट वेक्टर बेसिकली ऐसा आइकन्स होते हैं जिन्हें अगर मैं स्केल भी करूँ तब भी वो ख़राब नहीं होंगे, यानी अगर मैं छोटा करूँ चाहे मैं बड़ा करूँ, वो पिक्सेलेट नहीं होने वाले। तो इसकी टाइप होगी इमेज एंड वो एक आइकन है। कैरेक्टर एनकोडिंग हमने देख लिया। रेस्पॉन्सिव वर्सेस अडेप्टिव डिज़ाइन, आई थिंक मैं इसको बाद में कवर करूँगा, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, बट मैंने यहाँ पे रिमाइंडर डाल दिया। तो ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में आएगी, एंड इवन ये चीज़ भी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। एंड ये नेक्स्ट वीडियो में इसलिए आएगी क्योंकि डिज़ाइन का पार्ट है एंड मुझे डिज़ाइन के डिटेल में जाना पड़ेगा, ये कोडिंग का पार्ट है नहीं अभी, तो उसे मैं इवेंचुअली कवर करूँगा। वैसे रेस्पॉन्सिव डेवलपमेंट के लिए जो मेटा टैग्स है, इसको मैंने कवर कर लिया है। तो मैंने ये वाला बताया था, ये दूसरा वाला लाइन व्यू पोर्ट वाला, ये हमारा होता है रेस्पॉन्सिव डेवलपमेंट का मेटा टैग, यानी ब्राउज़र को बताना है कि मेरा वेबसाइट हर एक अलग अलग तरह के डिवाइस पे काम करे, मैं ऐसा चाहता हूँ एंड तुम्हें ऐसा करना है। तो वो बताने के लिए इस मेटा टैग का यूज़ होता है। देन एक चीज़ है डॉक टाइप, एंड डॉक टाइप सिंपली होता है डॉक्यूमेंट का टाइप। तो मेरे डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML, तो मैंने वही बस लिख दिया। एंड ये चीज़ें सिंटैक्स होती है, एंड सिंटैक्स मतलब कोड को लिखने का तरीका, एंड सिंटैक्स ऐसा ही लिखना होता है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैंने कुछ और लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस बंदे ने HTML के प्रोग्राम को बंदे ने HTML की लैंग्वेज को बनाया है, उसने सोचा था कि ये चीज़ें ऐसी ही होंगी, तो मुझे सेम एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना होगा। यार मैंने किसी भी चीज़ को छेड़ा या गलत करा या कुछ भी इधर उधर करी तो वो गलत होगा एंड वो काम नहीं करेगा, बिकॉज जिस बंदे ने बनाया उसने वैसे ही करा है, तो मुझे उस चीज़ को वैसे ही सेम टू सेम फॉलो करना पड़ेगा अगर मुझे HTML में कुछ लिखना है तो। एंड उसी चीज़ को हम सिंटैक्स कहते हैं। सो आई कैन राइट इट, इसको कहते हैं सिंटैक्स, SYNTX, ये हुआ सिंटैक्स। ओके, मैंने सिंटैक्स भी कवर कर लिया। अब आता है लैंग मतलब होता है लैंग्वेज। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ब्राउज़र को पता चले कि मैंने जो HTML का कोड लिखा है ना, इसकी लैंग्वेज से यानी इंग्लिश, यानी मैंने इंग्लिश के अंदर इस वेबसाइट को बनाया है, चूँकि यह वेबसाइट इंग्लिश लैंग्वेज में है। देन आता है टाइटल, जिसे हमने कवर कर लिया। तो हेड के अंदर आता है, हेड होता है ब्राउज़र को बताने के लिए, उसके अंदर आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर मैं लिख सकता हूँ जो भी मुझे अपना टाइटल रखना है। तो यहाँ पर एक ओपनिंग टैग आएगा, यहाँ पर क्लोजिंग, एंड बीच में मैं जो भी लिखूंगा ना वो मेरा टाइटल बन जाएगा। सो लेट्स से मैंने लिखा दिस इज टाइटल, एंड मैं गया यहाँ पर और मुझे यहाँ पर वही सेम चीज़ दिखेगी अगर मैंने रिफ्रेश करा तो ये चेंज हो गया।
बस ये चीज़ है टाइटल, और कुछ कुछ ऐसा खास नहीं। देन आता है फेविकॉन, फेविकॉन मैंने कर लिया ऑलरेडी। व्यू पोर्ट का कॉन्सेप्ट डन। हेड वर्सेस बॉडी, तो हेड होता है ब्राउजर के लिए, बॉडी होता है हमारे लिए, ये भी हो गया। अब आते हैं सीधा हेडिंग पे कि अंदर कंटेंट कैसे लिखते हैं। तो बॉडी के अंदर मुझे कुछ भी लिखना है ना, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ दिखे, तो उसका एक एक तरीका है कि मैं पहले हेडिंग्स लगा, मतलब मेरे पेज पे अगर मुझे हेडिंग्स डालना है तो इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ हेडिंग टैग। तो H1 हो सकता है, वो H2 हो सकता है, वो और हो सकता है H3 या H4, H5 एंड हो सकता है H6। तो ये 6 तरह के हमारे हेडिंग टैग्स हैं, एंड मैं इनके अंदर चीज़ें लिख भी लूँगा, एंड मैं सेम चीज़ को यहाँ कॉपी भी कर लूँगा। एंड इसे अगर मैंने रिफ्रेश करा तो मुझे 6 अलग अलग तरह के हेडिंग्स दिखेंगे, अलग अलग साइजेस के। तो H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा होता है, एंड हमारे पास HTML के अंदर 6 तरह के हेडिंग्स होते हैं। तो बस इतना ही हेडिंग टैग। देन होता है P टैग, तो टैग के अंदर लिखना है P, और P होता है पैराग्राफ। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, चलेगा। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है लॉरम इप्सम का या एमेट का। तो मैंने कहा था ना कि मैंने एमेट में एक चीज़ें लिख रखी है, लॉरम इप्सम। लॉरम इप्सम होता है प्लेस होल्डर टेक्स्ट, यानी ये रहा प्लेस होल्डर टेक्स्ट। अब प्लेस होल्डर टेक्स्ट वो होता है, तो ऐसे मैंने लिखा प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर वो टेक्स्ट होता है जो ये पता करने के लिए यूज़ करा चाहते हैं कि वहाँ पर टेक्स्ट हमारा कितना स्पेस लेगा, कितनी जगह मुझे वहाँ पे छोड़नी पड़ेगी अपने टेक्स्ट के लिए। तो मान लो मुझे एक वेबसाइट बनानी किसी क्लाइंट के लिए, और उसे अपने हिसाब से चीज़ें उसमें लिखनी है, बट मुझे पता नहीं कि वो क्या लिखने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी मुझे। तो उसके लिए मैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट का यूज़ करूँगा जगह छोड़ने के लिए। एंड एक लैटिन पैराग्राफ का यूज़ करा जाता है, लैटिन लैंग्वेज के पैराग्राफ को, जो होता है लॉरम इप्सम। एंड इसे बस एक कन्वेंशन है अगेन, तो हम इसी कन्वेंशन का यूज़ करेंगे। एंड इसके यूज़ करने के 2 तरीके हैं लॉरम को एमेट से लिखने के। एक होता है लॉरम के बाद कोई भी एक नंबर लिख देना एंड एंटर दबा दो, तो उतने वर्ड्स मेरे पास आ जाएंगे। तो मैंने 30 लिखा ना, तो मेरे पास 30 वर्ड्स आ गए। तो जैसे एक वर्ड हुआ तो मेरे पास 30 वर्ड्स आ गए। अब एक दूसरा तरीका है कि मैं लॉरम लिखूं एंड मैं लिखूं इनटू लेट्स से 3, तो मेरे पास 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। तो ये एक पैरा हुआ, देन ये मेरा हुआ दूसरा पैराग्राफ, देन ये हुआ मेरा तीसरा पैराग्राफ। तो मेरा एमिट मुझे पूरी की पूरी एक पैराग्राफ दे देगा अगर मैं लिखता हूँ लॉरम इनटू 3। तो लॉरम मतलब ये एक पैराग्राफ हुआ, तो अगर मैं अभी एंटर करूँ ना, मुझे एक पैरा मिला। और अगर मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए तो मैं लॉरम इनटू 4 लिख सकता हूँ, मुझे 4 पैराग्राफ्स मिलेंगे। बट अगर मुझे सिर्फ वर्ड्स चाहिए, तो मान लो मुझे 60 वर्ड्स चाहिए, तो मैंने लिखा लॉरम इन 60, एंटर मारा और सारा मिल गया मुझे। तो इस तरह से एमएटी का यूज़ होता है लॉरम इप्सम के लिए, यानी प्लेस होल्डर टेक्स्ट के लिए। इन HTML में एंटर मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता पैराग्राफ टैग के अंदर। अगर मैं नीचे भी लिखूंगा ना, चीज़ें साथ नहीं आएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग लाइन्स में लिखा, बट यहाँ वेबसाइट पे चीज़ें एक साथ नहीं आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ऐसे एक और टैग होता है, और वो होता है प्री टैग। बट उसके अंदर मैं अगर ऐसी सेम हरकत करूँ ना, तो मैंने एंटर मार के 3 लाइन्स लिखी, तो प्री टैग के अंदर प्री होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो मैं कमेंट के अंदर लिखता हूँ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब ऐसा टेक्स्ट जिसे तुमने पहले ही फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट मतलब उस पर तुमने कुछ चेंजेस करें, या तुम चाहते हो कि वो एक पर्टिकुलर तरह से प्रेजेंट हो। तो जैसे हमारी ये मार्कअप लैंग्वेज है ना, इसलिए मैंने कहा था ये मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन यानी टेक्स्ट प्रेजेंट कैसे होता है, यानी दिखता कैसे है। तो प्री टैग के अंदर मैं जैसा लिखूंगा वैसे ही आएगा। देखना यहाँ पर गैप भी है, एंड ये चीज़ें एंटर में आई। मैंने एंटर करा तो वहाँ पर एक नई लाइन बन गई, यानी यहाँ पर जो गैप है वो गैप भी यहाँ पे सेम टू सेम आ गया।
ये सारे गैप्स हैं एंड ये सारी वो लेटर्स है जो मैंने लिखे थे एग्जैक्ट सेम। तो ये होते हैं प्री टैग। ओके, आई थिंक मैंने इसको भी कवर कर लिया, ये भी हो गया। अब एक चीज़ होती है स्पैन टैग। तो मुझे अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करना है ना, किसी लेट्स से पैराग्राफ के अंदर मुझे किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, तो NCL मान दो, इसे मुझे सेलेक्ट करना है इन 3 वर्ड्स को, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ स्पैन टैग। अब स्पैन टैग का HTML में ज़्यादा यूज़ नहीं आता, इसका यूज़ आता है CSS में। तो लेट्स से मैंने इसका यूज़ करा कुछ इस तरह से। अभी मैं CSS पे नहीं जाऊँगा, बट ये मान लो कि मैंने HTML के अंदर एक दूसरी लैंग्वेज लिखी जिसको कहते हैं CSS, जिससे हम इस वेबसाइट की स्टाइलिंग करते हैं, यानी ये दिखता कैसा है। एंड उस स्टाइलिंग का एक तरीका होता है वो कि मैं HTML के अंदर ही इस लैंग्वेज पे लिख सकता हूँ, वो एक दूसरी लैंग्वेज है एंड उस पर मैं दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा। बट अभी के लिए लेट्स से मैंने कुछ ऐसा लिखा, स्पैन टैग लिखा एंड उसके अंदर मैंने CSS लिख दी। तो ये जो 3 वर्ड्स है, ये सिर्फ ये 3 वर्ड्स अलग तरह से लिखेंगे मुझे। तो मैंने अगर रिफ्रेश करा तो ये बहुत लाइट है, बट ये एक्चुअली काम कर रहा है। तो लेट्स से मैंने एक और टैग का यूज़ करा, बोल्ड टैग। तो B का मतलब होता है बोल्ड, यानी चीज़ें मुझे मोटी दिखेंगी। एंड ग्रीन को मान लो मैंने कर दिया रेड, एंड मैंने इसके साइज़ को भी बढ़ा दिया। तो फॉन्ट साइज़ को मैंने कर दिया 30 पिक्सल। तो अब ये चीज़, ये पर्टिकुलर ये 3 वर्ड्स मुझे अलग से बड़े दिख रहे हैं एंड ये रेड कलर में आ रहे हैं, और मैंने सिर्फ इन 3 लेटर्स को सेलेक्ट करा है। एंड ये चीज़ होती है स्पैन टैग से। मेनली स्पैन टैग को CSS में यूज़ करते हैं, HTML में इतना यूज़ नहीं होता, सिर्फ HTML में। स्पैन टैग। अब मैं इमेज, वीडियो और ऑडियो, तो मान लो मुझे अपने वेबसाइट पे इमेज करनी है, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा इमेज टैग। और मुझे इवन लिखने की भी ज़रूरत है, मैं अगर सिर्फ लिखूँ ना इमेज, मुझे MH से मिल जाएगा। बट एक्चुअली HTML में इमेज नहीं होता, वो होता है IMG, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो मैंने लिखा IMG और मैंने एंटर मारा, तो M8 ने मुझे पूरा कोड दे दिया। अब ऑल्ट होता है कि अगर मैंने इमेज का यहाँ पे लिंक डाला, मतलब ये होता है सोर्स यानी लोकेशन, तो मैंने इमेज की लोकेशन यहाँ डाली, लेकिन अगर वो लोकेशन पे इमेज नहीं मिली, तब उस इमेज की जगह पर क्या दिखे मुझे वेबसाइट पे, वरना एक अजीब सा एक टूटा हुआ आइकन जैसा दिखता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ना, एंड मैंने ऑल्ट खाली छोड़ दिया, तो यहाँ पर एक, एंड मान लो मैंने ऑल्ट लिखा ही नहीं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर एक ब्रोकन इमेज की फोटो आएगी जैसे ये आ रहा है। एंड इसका मतलब होता है ब्रोकन लिंक, यानी इमेज की लिंक मुझे मिली नहीं। तो ये बहुत गंदा सा दिखता है ये वाला पार्ट। और मैं इसे जूम कर सकता हूँ, तो ये यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये बहुत बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। एंड इसलिए हम ऑल्ट टैग को यूज़ करते हैं। भले तुम उसे खाली छोड़ दो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसको लिखना ज़रूर। एंड इसके अंदर तुम जो भी लिखोगे ना, वो इस टूटे हुए इमेज की जगह पर आ जाएगा। एंड ये इमेज आना नहीं चाहिए, बट आ रहा है, बट बेसिकली उसे रिप्लेस कर देगा। यानी अगर मैंने लिखा ऑल टैग, तो ये जो टेक्स्ट है ना, इस इमेज के साइड में आ रहा है। अभी वैसे तो गायब हो जाता है, बट पता नहीं क्यों साइड में आ रहा है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि मैं समझा सकता हूँ, अगर इमेज नहीं है, मान लो ये एक सीनरी है जिसपे एक हिल्स है, या लेट्स से कोई ऐसा सीन है जहाँ पर एक घर है पहाड़ के ऊपर, तो हाउस ऑन हिल्स करके मैंने लिखा। तो अगर मेरी इमेज लोड नहीं हुई किसी रीज़न से, तो एटलीस्ट देखने वाले को ये पता चल जाएगा कि वो इमेज किस चीज़ की थी। तो वो उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे ALT लिख सकता हूँ, यानी ऑल्ट यानी अल्टरनेट। तो इमेज का ऑल्टरनेटिव एक टेक्स्ट है मेरा, और वहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब सोर्स के अंदर आता है उसका लिंक, तो मेरे पास अभी इमेज है नहीं, तो मैं जा सकता हूँ अनस्लैश पे, एंड अनस्प्लैश में सारे इमेजेस फ्री होते हैं, तो मैं यहाँ से कुछ भी उठा सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने इसी को उठाया, मैंने डाउनलोड करा, एंड यहाँ पर मैंने ले जाके सेव कर दिया इमेज। और अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ image.jpg,
तो ये मेरे वेबसाइट पे आ जाएगी, मुझे बस रीलोड करना है और ये पूरी इमेज आ गई। अब इस इमेज के साइज को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, बट उसके लिए मैं सीधा ये कर सकता हूँ कि मैंने लेट्स से लिखा हाइट एंड देन मैंने लिखा विड्थ एंड मैंने इसको दे दिया तो 300 पिक्सल बाय 300 पिक्सल। बच्चों की पोर्ट्रेट में थी यानी ये इमेज लंबा था, इसका हाइट में डबल दे रहा हूँ ताकि वो अजीब सा ना दिखे। तो अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर मुझे ये परफेक्टली दिख रहा है, सही दिख रहा है। मैं इससे थोड़ा और छोटा कर सकता हूँ। तो अभी ये सही दिख रहा है थे। तो यहाँ पे इमेज आ गई। तो इस तरह से हम इमेज को डालते हैं इस टैग से। एंड आखिरी में मैं हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकता हूँ इसके हाइट एंड विड्थ को चेंज करने के लिए। देन आता है वीडियो टैग। और जैसे इमेज डाला वैसे यहाँ पर वीडियो भी डालनी है। तो लेट्स से मैं वीडियो पे जाता हूँ जहाँ पे अगेन फ्री वीडियोस मिलती हैं। तो मैंने कोई भी एक वीडियो डाउनलोड करा है, लेट्स से मैंने इसको डाउनलोड करा है। तो इसे थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, बट हो जाएगी। अरे तो मैं अगेन इसे अपने फोल्डर में डाल दूंगा जहाँ पर मेरी HTML की फाइल है। यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे सारे वीडियोस, इमेजेस, फेविकॉन्स सारे के सारे इवन फॉन्ट्स भी उसी फोल्डर में जहाँ पर मेरी HTML की फाइल है, वरना ये काम नहीं करेगा। तो मैंने इसको रीनेम करके वीडियो बना दिया। यानी इसे मैं अगर बंद करूँ एंड ऐसे कुछ करूँ मैं, यानी सोर्स के अंदर मैं लिखूँ video.mp4 क्योंकि वीडियो की फाइल एक्सटेंशन होती है MP4, इमेजेस की होती है PNG या JPG। तो मैं वीडियो के बाद इसकी एक्सटेंशन लिखूँगा, उसका नाम डॉट उसका एक्सटेंशन सोर्स के अंदर यानी लोकेशन के अंदर, एंड मेरी वीडियो वहाँ पर वेबसाइट पे आ जाएगी। तो मैंने रिफ्रेश करा और ये आ गई। सेम यहाँ पर भी मैं हाइट एंड विड्थ दे सकता हूँ इसे। तो मैंने हाइट दिया जैसे 300 पिक्सल, हाँ चलेगा 300 पिक्सल। देन मैंने दिया विड्थ, हम से मैं दे सकता हूँ लेट्स से 600 पिक्सल एंड इसे मैंने रिफ्रेश करा तो ये आ गई मेरी वीडियो। बस हाँ, आई डोंट नो क्यों नहीं चल रही है, मे बी मुझे इसे हटा के देखना चाहिए। ये चली मेरा पता नहीं क्यों। ऑटो प्ले म्यूट और म्यूटेड, अब चलेगा? हाँ अब चल रहा है, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ मिस कर दिया था। तो अगेन मैंने यहाँ पे दिया हाइट 300 पिक्सल, मैंने दिया यहाँ पे विड्थ दिया 600 पिक्सल। मैंने इस वेबसाइट को रिफ्रेश करा एंड अब ये चलेगी। अब कुछ ब्राउजर्स में ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे वीडियो में ऑडियो है ना, यानी किसी भी तरह की साउंड है, तो वो ब्राउज़र उस वीडियो को चलने नहीं देगा। उसके पीछे कुछ पैटर्न लाइक कुछ इश्यूज होते हैं, कोई रीजंस होते हैं, क्योंकि तुम ऐसा नहीं चाहोगे यूजुअली कि तुम एक वेबसाइट को खोलो और तुरंत एक वीडियो चालू हो जाए और उसके पीछे एक ऑडियो भी बचनी चालू हो जाए, तुम्हें समझ में ना आए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसलिए ब्राउज़र यूजुअली इसे म्यूट कर देता है, वीडियो को चलने ही नहीं देता अगर उसमें ऑडियो हुई तो। इसलिए अपने ब्राउज़र को उसे बताना पड़ता है कि मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, मुझे इस वीडियो को म्यूट में चलाना है। एंड इसलिए मेरा वेबसाइट खुलते ही उस वीडियो को चला देना। एंड अगर तुम्हें ऐसा इमीडिएटली चलाना है ना, तो इसके लिए तुम्हें यूज़ करना होगा म्यूटेड। इसके अलावा एक होता है ऑटो प्ले, यानी ब्राउज़र म्यूटेड यानी ऑडियो नहीं आनी चाहिए, तो ब्राउज़र बोलेगा ओके अब तुम चला सकते हो। बट क्या तुम्हें सच में चलाना है तो तुम बोलोगे हाँ, और वो बोलोगे ऑटो प्ले से। एंड ये एट्रीब्यूट है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ये एक अलग तरह का एट्रीब्यूट है जिसमें वैल्यू नहीं आती, सिर्फ नेम है।
एंड वैसे ही होता है एक लूप, लूप यानी बार बार रिपीट करना, यानी वीडियो खत्म हो जाए तो वापस स्टार्ट कर देना। तो लूप, ऑटो प्ले और म्यूटेड। अब ये अपने आप यहाँ पे चल रही है, यहाँ पर मुझे कंट्रोल नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं ट्राई करूँ लूप को हटाने का, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं अभी लूप लिख सकता हूँ, बट अगर लूप ना लिखो तो ये वीडियो चल के बंद हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने जो कि लूप लिखा है, ये वीडियो चलते रहेगा, इन्फिनिटली चलते रहेगा बस। तो ये हुआ इमेज, देन हुआ वीडियो, देन बिल्कुल जैसे वीडियो हमने डाला ना, सेम अगर मुझे कोई गाना बजाने या लाइक किसी भी तरह की ऑडियो डालनी है तो मैं ऑडियो टैग यूज़ कर सकता एंड सोर्स के अंदर मैं उसकी साउंड, जो भी इसका ऑडियो है मैं उस ऑडियो के लिंक को डाल सकता हूँ। तो मेरे पास आई थिंक यहाँ पे एक ऑडियो पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे, ये रहा मेरे पास एक ऑडियो, एंड इस ऑडियो को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो अगेन ब्राउज़र ने ऑडियो को चलने दिया नहीं, बट उसके कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे कि इसे चलाया जा सकता है। एंड मैं उसे प्रोजेक्ट में कवर करूँगा मोस्ट लाइकली। ऑडियो डायरेक्टली नहीं चलता क्योंकि ब्राउज़र इसे चलने देता नहीं है, क्योंकि अगेन तुम नहीं चाहोगे कि वेबसाइट खोलते कोई गाना बजना शुरू हो जाए अपने आप। तो इसके अलग तरीके होते हैं, उसमें HTML से भी होता है एंड JS से भी होता है, जावास्क्रिप्ट से, बट इसे मैं प्रोजेक्ट में कवर करूँगा। तो ये हुआ इमेज, वीडियो एंड ऑडियो। देन आते हैं हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक यानी किसी फाइल को लिंक कर देना, तो उसके लिए यूज होता है एंकर टैग, एंड एंकर को लिखता हूँ ए से, तो ये हुआ एंकर टैग, तो एंकर टैग हुआ ए। देन होता है हाइपरलिंक रेफरेंस यानी लोकेशन मान सकते हो, तो मेरे लिंक की लोकेशन क्या है, तो मान लो मुझे अपना डिज़ाइन वाला ये इमेज खोलना है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिज़ाइन। तो अब मैं जब ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा ना, तो यहाँ नीचे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पर ये लिखा आ गया डिज़ाइन का प्रिव्यू, यहाँ पर मुझे ये डिज़ाइन दिख रहा है यानी ये ब्लू कलर का है, इसके नीचे एक अंडरलाइन है, इसी से पता चलता है कि एक लिंक है। अब मैं अगर इसे क्लिक करूं तो इसे खुल जाना चाहिए, बट नहीं खुल रहा, पता नहीं क्यों। खुल गया। ओके, तो यहाँ पर एक पाथ का कंसेप्ट आता है अगेन, तो एक और नया कंसेप्ट, पाथ या लोकेशन, पाथ और फाइल लोकेशन को ही पाथ कहते हैं। तो यहाँ पर फाइल लोकेशन का कंसेप्ट है कि अगर मुझे कोई फाइल खोलनी है ना, देन अगर मैं स्लैश लिखता हूँ, स्लैश का मतलब होता है कि किसी फोल्डर के अंदर है। तो मैंने जो कि स्लैश के बाद design.png लिखा था, यानी मैं ये बोल रहा था कि मेरे कि एक फोल्डर है जिसका नाम है design.png, उसके अंदर कोई फाइल है, बट मैंने लाइक मैसअप कर दिया, कोई फोल्डर यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन फाइल है एंड इसी फोल्डर में, तो इसलिए यहाँ पे कोई स्लैश नहीं आएगा। बट मान लो जैसे ये वाला फोल्डर है जिसके अंदर मैंने कुछ अपनी फाइल्स रखी हैं, तो इसी एडोबी प्रीमियर का वही फाइल है, अगर उसे मुझे खोलना है ना, तो पता नहीं, लाइक मुझे बस href चाहिए कहीं से। मैंने ए टैग को दोबारा लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा स्लैश। अब स्लैश के अंदर मुझे ये रेकमेंड कर रहे हैं, तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करा तो ये काम नहीं करेगा, मुझे स्लैश को हटाना पड़ेगा। बट अगर मुझे कोई फोल्डर खोलना है, तो जैसे ये प्रीमियर प्रो है, इस फोल्डर को खोला और मैंने किसी एक फाइल को सेव ऐसे सेलेक्ट करा, तो इस बार ये खुलेगा, बट उसमें भी मुझे शायद हो सकता है कि पहले वाले स्लैश को हटाना पड़े। तो ये मेरा हुआ फोल्डर के बाद मैंने लगाया स्लैश, और इस फोल्डर के अंदर जो फाइल है मैंने उसके नाम को लिख दिया विद इसका जो एक्सटेंशन है उसे। तो इस तरह से हम पाथ को नेविगेट करते हैं, यानी अलग अलग फाइल्स को खोलते हैं, फाइल की लोकेशन बताते हैं, एंड ऐसी चीज़ होती है। नाइस। अब आते हैं डिव टैग पे। अब मैं थक गई हूँ, वीडियो बनाना इतना मुश्किल होता है सीरियसली भाई साहब। ओके, अब आता है डिव टैग। डिव का मतलब होता है डब्बा। तो डिव का मतलब होता है डब्बा, डब्बा मतलब होता है डब्बा।
अब मैं डब्बा के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं इसके अंदर हेडिंग लिख सकता हूँ, मैं इसके अंदर पैराग्राफ लिख सकता हूँ, एंड ये सारे एक डब्बे में आएंगे। हाँ भाई, तो ये जैसे तुम देख सकते हो ये एक डब्बे के अंदर आ रहा है, तो ये एक्चुअली एक डब्बा है, लेकिन वो डब्बा मुझे दिखेगा नहीं क्योंकि मुझे एक बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अगर एक बॉर्डर लगाई, लेट्स से 3 पिक्सल मैंने दिया इसको, सॉलिड एंड चॉकलेट, तो मुझे अब पता चल रहा है कि एक डब्बा है। मैंने इस पे बॉर्डर लगाई CSS से, तो अब मुझे ये दिख रहा है कि ये डब्बा है। डिव होता है एक डब्बा जो कि होता है एक ब्लॉक एलिमेंट। अब ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता है जो कि पूरे एरिया को लेता है। ब्लॉक वर्सेस इनलाइन वर्सेस इनलाइन ब्लॉक। तो ब्लॉक एलिमेंट जैसे यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट करा ना, तो मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ, एंड यहाँ पर अगर मैं इस टैग को देखूँ स्पेसिफिकली, तो ये पूरी जगह ले रहा है। मतलब मेरा div टैग मेरे पूरा विड्थ ले रहा है पेज का, मेरे पेज का पूरा विड्थ लिया है इस विड्थ टैग में। एंड ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। बट जैसे वीडियो है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है, वीडियो एक इनलाइन एलिमेंट है, वैसे ही इमेज एक इनलाइन है, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में आ गए, लेकिन डिव ने पूरे लाइन को कवर कर लिया। वैसे ही हेडिंग एक ब्लॉक एलिमेंट है, इवन पैराग्राफ भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इन्होंने पूरे विड्थ को कवर कर लिया। जो भी ऐसे पूरे विड्थ को कवर करते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड मैं एक्चुअली ट्राई करना चाहता हूँ, तो अगर चेक करना है ना तुम्हें कि कोई ब्लॉक है या नहीं, तो जैसे मैंने अगर मुझे चेक करना है कि पैराग्राफ है कि नहीं, तो मैंने जस्ट इसके बाद एक ऐसा नीचे लाइन बना दिया, एंड मैं देखता हूँ अगर मैं एक दूसरा पैराग्राफ लिखता हूँ, लेट्स से लॉरन 40, तो क्या ये एक ही लाइन में आ रहा है या फिर क्या ये एक नया लाइन में आ रहा है? तो ये एक न्यू लाइन में आ रहा है, इसके आगे कंटिन्यू नहीं हुआ, तो उससे पता चलता है कि ये ब्लॉक एलिमेंट है, यानी इसने स्क्रीन की पूरी विड्थ ले ली। और ब्लॉक एलिमेंट्स को हाइट एंड विड्थ को खुद से एडजस्ट नहीं कर सकते। इनलाइन को कर सकते हैं, मैं इनलाइन को बता सकता हूँ कि मुझे इसकी सिर्फ 50% चाहिए, पूरे विड्थ को मतलब सिर्फ 50% करो, वो इनलाइन के साथ हो सकता है जैसे इसने करी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ कि वीडियो पूरा इस पूरे एरिया को ले ले, सिर्फ इतना ना ले बल्कि इस पूरे एरिया को ले ले, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन ब्लॉक के साथ मैं वो भी नहीं कर सकता, तो वहाँ पर यूज होता है जहाँ पर मुझे खुद से विड्थ एंड हाइट सेट करनी होगी, वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इनलाइन ब्लॉक का। बट ये अगेन ये HTML का पार्ट नहीं है, ये एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी है CSS की, जो मैं CSS के साथ कवर करूँगा। सो ये कंसेप्ट था ब्लॉक इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक का। देन आता है कंसेप्ट नेस्टिंग का, मतलब एक के अंदर एक चीज़ होना। तो मैंने मान लो एक डिव बनाया, इसके अंदर मैंने बनाया एक और डिव, फिर उसके अंदर मैंने बनाया एक और डिव, यानी डब्बे के अंदर का डब्बा, डब्बे के अंदर एक और डब्बा, उसके अंदर एक और डब्बा। जब चीज़ों के अंदर और चीज़ें आती जाती है ना, जैसे डिव हुआ तो एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, फिर उसके अंदर दूसरा डब्बा, फिर उसके अंदर दूसरा डब्बा। तो ऐसे डब्बों के ग्रुप को कहते हैं हम नेस्टिंग, और यही नेस्टिंग का कंसेप्ट है। एंड इसमें एक कंसेप्ट होता है रिलेटिव का। तो जो मेरा सबसे बाहर वाला डिव होता है, देन उसके अंदर जो अंदर का डिव होता है, एंड उसके अंदर का जो डिव होता है, इस बाहर वाले को हम कहते हैं, मुझे इसके बाद चाहिए, इसको मैं कहूँगा पेरेंट डिव। ये सबसे बाहर वाला होता है पेरेंट, एंड ये होता है चाइल्ड। देन उसके बाद ये जो डिव है इसको हम कहते हैं ग्रैंड चाइल्ड। तो पेरेंट डिव, चाइल्ड डिव और ग्रैंड चाइल्ड। बट ये रिलेटिव है, यानी रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैंने बोल दिया कि ये मेरा पेरेंट है, तो ये मेरा चाइल्ड बन जाएगा। अगर ये मेरा पेरेंट डिव है, यानी अगर मैं इसे पेरेंट बोलूं, तो ये मेरा चाइल्ड डिव बन जाएगा, और ये मेरा बन जाएगा ग्रैंड पेरेंट डिव।
पेरेंट का पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट। और वैसे ही हो सकता है कि मैं बोलूँ इसे पेरेंट, और तब ये बन जाएगा ग्रैंड पेरेंट, और ये बन जाएगा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। हाँ, आई थिंक पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। तो ये रिलेटिव होता है, यानी मैं जिस भी एलिमेंट को चूज करूंगा एज माई पेरेंट या एज माई चाइल्ड, उसके रेस्पेक्ट में, उसके रिलेटिव में मेरे ऊपर या बाहर के या अंदर के एलिमेंट्स या तो पेरेंट बन जाएंगे या तो चाइल्ड बन जाएंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के। तो ये इसलिए रिलेटिव होता है। तो अगर जैसे ये मेरा चाइल्ड हुआ, देन ये मेरा पेरेंट हुआ, और ये मेरा ग्रैंड पेरेंट हुआ। तो ये कंसेप्ट होता है नेस्टिंग का। दिस इज नेस्टिंग। अब आता है ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, सिमेंटिक टैग्स, टेबल्स एंड फॉर्म्स। ओके, ये चारों चीज़ें आई थिंक प्रोजेक्ट में ज़्यादा समझ आएंगी। तो मैं जब प्रोजेक्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसी में कवर करूंगा इसे। अभी के लिए जो मेन कंसेप्ट है HTML के वो मैंने कवर कर लिए। ये चारों चीज़ें भी मेन है, इनका भी यूज़ होता है, बट मैं इसे कवर तब करूंगा जब मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, ये तब समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि इनके यूज़ केसेस कम होते हैं रिलेटिवली, बट मैं कवर स्टिल करूंगा। एक और होता है बटन। तो बटन को मैं अभी कवर कर रहा हूँ क्योंकि बटन इम्पोर्टेंट है। तो बटन को मैंने यहाँ पे लगाया। तो एक HTML होता है बटन टैग, मैंने लिखा बटन एंड एमेट ने मुझे दे दिया, एंड इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ क्लिक मी। तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा ना, तो यहाँ पर एक नीचे एक बटन बन जाएगा। अगर मैं जूम करूँ तो मुझे यहाँ दिख रहा है ये एक बटन बन गया, यानी इस बटन को क्लिक करने से कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत चीज़ें हो सकती हैं एक्चुअली। तो ये मेरा बटन हुआ। अगर मुझे बटन ऐड करना है तो ये बटन टैग का यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो ये बटन टैग हुआ, एंड ये कुछ बाकी के टैग्स हैं। तो एक चीज़ मैंने बताया कि F5 का यूज़ करके मैं क्रोम से चला सकता हूँ VS कोड के अंदर HTML फाइल को। एक और तरीका है कि जहाँ पर मेरा फाइल है ना, मैं उस फाइल को खोलूँ। तो जैसे ये मेरा इंडेक्स फाइल है, अब मैं इस पर एंटर दबाऊंगा तो उससे भी मैं इसको खोल सकता हूँ। यानी एक हुआ F5 करके क्रोम से खोलना VS कोड के अंदर, दूसरा हुआ कि मैं अपने फाइल के लोकेशन में जाऊँ और उस फाइल को डबल क्लिक करके ब्राउज़र से खोलूँ। ये दूसरा तरीका है। एंड फाइनली आते हैं तीसरा तरीका, जो कि होता है लाइव सर्वर का। तो क्रोम में एक एक्सटेंशन आता है जिसे कहते हैं लाइव सर्वर, और इससे बस एक फ़ायदा होता है, मेन एक फ़ायदा होता है कि हमें रीलोड नहीं करना पड़ता बार बार। तो हमने चेंजेस करे, उसे सेव करा, सेव तो ये खुद से हो जाता है क्योंकि मैंने ऑटो सेव ऑन कर रखा है। लेकिन सेव करने के बाद अगर मुझे रिफ़्रेश करना है तो मुझे बार बार रिफ़्रेश का बटन दबाना होगा, लेकिन मैं वो भी नहीं करना चाहता, मैं उतना आलसी हूँ। तो मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ इस एक्सटेंशन को, लाइव सर्वर को। एंड अब अगर मैं HTML को लाइव सर्वर से खोलता हूँ तो मुझे रिफ़्रेश भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बटन के बाद मैंने एक और बटन मान लो बनाया, एंड बीच में मैंने डाल दिया BR टैग। BR होता है ब्रेक, यानी ब्रेक लाइन, एंड मानो एक HR भी डाल दिया, यानी हॉरिजॉन्टल रूलर। अब ये दोनों सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं, यानी इन्हें बंद नहीं करना पड़ता। BR होता है लाइन ब्रेक, यानी एक लाइन बीच में खाली छूटेगा, एंड HR होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, यानी एक लाइन बीच में आ जाएगी। यानी BR से खाली लाइन आएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर एक छोटी सी खाली लाइन आ गई, ये होता है BR टैग से। एंड ये जो लाइन दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना है, ये होता है HR से। तो खाली लाइन निकले BR। अब मैं और BR डालूंगा तो और क्लियर होगा। तो लेट्स से मैंने और 2-4 ठोक BR डाल दिए, मैंने इसे कॉपी करा और मैं डाल दिए। एंड अब मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, ये अपने आप यहाँ पे गैप्स आ गए। तो ये BR टैग से हुआ, ये हुआ HR से हॉरिजॉन्टल लाइन,
फिर नीचे आया बटन और मैंने रिफ्रेश को नहीं दबाया। ये होता है लाइव सर्वर से। तो ये मेन 3 तरीके किसी भी HTML फाइल को रन करने के। तो हम आते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग पार्ट पे, एंड वो है ये GPT प्रॉम्प्ट्स। यानी मान लो मैंने इस वीडियो को देखा, तुमने इस वीडियो को देखा एंड मैंने चीज़ें सीख ली, बट अब मुझे और चीज़ें सीखनी है, या मुझे कोई डाउट आ रहा है, या मेरे कोड में कोई एरर आ गया है, या मान लो मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी हो, तो मैं जा सकता हूँ यहाँ पर, कहाँ गया, मैं जा सकता हूँ ChatGPT पे। आई होप कि लॉगिन हो, लॉगिन नहीं है, कोई नहीं, मैं पैरा यूज कर लूँगा। आई होप यहाँ पर लॉगिन हो ये ChatGPT। मैं गया ChatGPT पे एंड मैंने खुला नया चैट, एंड इस नए चैट को खोल के मैंने यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया। सो जैसे मैंने लिखा एक्सप्लेन मी, मान लो मुझे सीखना है कि टेबल टैग कैसे काम करता है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्सप्लेन मी टेबल टैग इन HTML विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि मैं इस वाले पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट का कैसे यूज कर सकता हूँ HTML को और अच्छी तरह से सीखने के लिए खुद से। तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इवन मेरे नोशन डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हें मिल जाएगा, एंड तुम वहाँ से इसे देख सकते हो, एंड ये तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख के एंटर मारा ना, ये मुझे पूरा समझाएगा डिटेल में कि टेबल टैग कैसे काम करते हैं, एंड मुझे एक एग्जाम्पल भी देगा। तो देखना यहाँ पे हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहले तुमने टेबल टैग बनाया, फिर इसके अंदर रोज बनाए, फिर उन रोज के अंदर डेटा डाला, एंड इसी को तुम इवन कॉपी पेस्ट करके अपने HTML में डाल भी सकते हो। तो मैंने उसे ही कॉपी करा एंड मैंने यहाँ पर सेम को पेस्ट कर दिया, एंड अगर मैं अपने पेज को खोलूँ एंड इसे रिफ्रेश करूँ, और ये मेरा लाइव सर्वर था, आई गेस सर्वर तो मैंने बंद कर दिया, बट इस वाले को देखते हैं। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ ना, मुझे यहाँ पे नीचे एक टेबल आ गया, या बन गया एक टेबल। तो मैं ChatGPT के हेल्प से कुछ भी सीख सकता हूँ, एंड उसके बस मुझे इन कुछ प्रॉम्प्ट्स को स्मार्टली यूज़ करना है। वैसे अगर मेरे कोई डाउट्स हैं तो मैं इस प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकता हूँ, एंड ये मेरे डाउट्स को सॉल्व करेगा बैठ के। तो मैंने इसको लिखा, तो मैंने उससे बोला कि तुम एक वेब डेवलपमेंट के एक्सपर्ट मेंटोर हो यानी टीचर हो, मैं तुम्हें एक डाउट दूंगा, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम उस डाउट को जितनी आसान हो सके उतनी आसान तरीके से मुझे समझाओ, एंड बिल्कुल टू द पॉइंट, कोई बकवास मत करना, एंड छोटे वर्ड्स लिखना ताकि मुझे बहुत सारा कुछ पढ़ना ना पड़े। तो बेसिकली ऐसा लिखा है, एंड कोशिश करना कि इसमें कोई भी बहुत मुश्किल टाइप की वर्ड ना हो, कोई बहुत भारी वोकेबुलरी ना हो, बट जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं जो HTML के मुझे जानने हैं उसको ज़रूर इंक्लूड करता हूँ। तो मान लो मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा, और अब मैं इसे बोलता हूँ कि आई हैव डाउट इन इमेज टैग, एंड इसके बाद मैं लिख सकता हूँ प्लीज़ एक्सप्लेन मी द सेम, प्लीज़ एक्सप्लेन मी द सेम with a practical example। तो ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूँ, तब मुझे दे सकता है, या फिर हो सकता है आई हैव रिटन दिस कोड, तो मैंने कोई कोड लिखा एंड आई एम गेटिंग एरर्स इन इट, या समथिंग इज नॉट वर्किंग। मतलब एरर्स तब मिलते हैं जब कोई चीज़ काम नहीं करती, कोई पर्टिकुलर चीज़ इज नॉट वर्किंग, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। प्लीज़ फिक्स इट एंड एक्सप्लेन मी द सोल्यूशन, या प्लीज़ फिक्स इट एंड एक्सप्लेन मी द इशू, मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। एंड मैंने एंटर मारा, तो ये मुझे पूरा समझा देगा कि ये मेरा कोड है, उसके अंदर मैंने ये गलती करी और उस वजह से नहीं चल रहा था। तो उसे उस एरर को वो ठीक भी करेगा, एंड मुझे करेक्ट कोड भी लिख के देगा जिससे मैं कॉपी कर सकता हूँ, एंड मुझे इवन समझा भी देगा कि मैंने गलत करा क्या था। एंड वैसे प्रैक्टिस के एक गेम टाइप का मैंने प्रॉम्प्ट बनाया,
एंड ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने सीखे हैं बेसिकली अंश भैया से। तो ये अंश भैया के ही प्रॉम्प्ट्स है, मैंने थोड़ा बहुत इसे मॉडिफाई कर लिया HTML के, एंड मैंने सीखी उनसे ही है। तो मैंने उन्हें तो क्रेडिट्स उनको जाते हैं प्रॉम्प्ट्स के, और मैंने जस्ट मॉडिफाई करा है, बट तुम इसे यूज़ कर सकते हो, इट्स वेरी गुड। तो ये हुए HTML लाइक GPT के प्रॉम्प्ट्स HTML सीखने के लिए। देन आता है फाइनल पार्ट, डिज़ाइन प्लानिंग। तो मैंने एक डिज़ाइन निकाल के रखा था, तो अब मैं बता रहा हूँ कि आखिर डिज़ाइन बना कैसे, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे भी। इसको बना सकते हैं इसी के जैसा कोई दूसरा डिज़ाइन बन सकता है। तो अब इसे देखते हैं कि बना कैसे है। तो सबसे पहले बनेगा यहाँ पर एक टैग। तो मैंने यहाँ पर बनाया लेट्स से एक पूरे पेज के लिए, मानो मैंने एक बनाया डिव टैग, एंड उस डिव का मैंने नाम रखा मेन। तो जस्ट अ सेकंड, जैसे छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने पूरे वेबसाइट पर डाला एक डिव में, यानी एक डब्बे में, एंड उस डब्बे का नाम रखा मैंने मेन। एंड मेन मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये मेरा मेन पार्ट है, ये मेरा मेन वेबसाइट है, तो मैंने इसका नाम रखा मेन। अब इसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ कि मैं इसमें बना सकता हूँ हेडर। अब हेडर के लिए मैं सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करूँगा, तो उसे मैं प्रोजेक्ट वाले वीडियो में कवर करूँगा। बट एक चीज़ होती है सिमेंटिक टैग, जो कि एक तरह से डिव होता है। तो डिव्स को हम नाम दे सकते हैं आईडी या क्लास से। तो नाम देने के दो तरीके हैं, एक है आईडी और एक है क्लास, जिसे मैं अगेन प्रोजेक्ट में कवर करूँगा। तो उससे मैं मेन लिख सकता हूँ, या फिर मैं सिमेंटिक टैग्स का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि होता है डिव। बट सिमेंटिक में मुझे आईडी या क्लास का यूज़ नहीं करना होता, HTML में वो प्री डिफाइंड होता है, यानी पहले से ही होता है। वैसे ही एक दूसरा डिव है जो प्री डिफाइंड है, एंड ऐसे प्री डिफाइंड डिव टैग्स जिनके आईडी और क्लासेस नहीं होते, जिनके अलग से हमें आईडी और क्लासेस देने नहीं पड़ते, उन्हें कहते हैं हम सिमेंटिक टैग्स। सो सिमेंटिक टैग्स, एंड इसे मैं कवर करूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, प्रोजेक्ट वालों में। तो ये हुआ मेरा हेडर वाला डिव। तो जहां पर भी तुम्हें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दिखे ना, यानी एक से ज्यादा चीजें, तो समझ जाना वहां पर एक डिव है। देन जैसे ये आया, ये हुआ एक और डिव। तो एक मेरा बन सकता है लोगो डिव, और उसके अंदर ये एक डाला मैंने इमेज। ये मेरा एक इमेज हुआ, इसको मैं कह सकता हूँ, ये मेरी एक हेडिंग हुई, ये मेरा एक हेडिंग टैग हुआ, और लेट्स से ये मेरा H3 टैग हुआ। तो ये यूनिवर्स एक हेडिंग टैग है। देन ये जो लाइन है, ये बना है CSS से, तो ये HTML का पार्ट नहीं है। बट इसके लिए भी मुझे पूरा डिव टैग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल डिव्स हो सकते हैं, यहाँ पर एक डिव, ये पूरा पार्ट एक डिव हो सकता है, इस पूरे पार्ट को मैं एक डिव बना सकता हूँ, और ये एक अलग चीज़ हो सकती है। एंड ये एक बटन हो सकता है, एंड उस बटन को हम ऐसा शेप दे सकते हैं CSS से। ये मेरा हुआ nav टैग। ये वाला हुआ एक और डिव, एंड इस डिव का नाम है nav, यानी नेविगेशन। एंड उसके अंदर ही कई चीज़ें हो सकती है, एंड इसमें बोल सकता हूँ लेट्स से H4 टैग या H3 टैग, यानी हेडिंग 3 या हेडिंग 4, उनसे मैं इन्हें बना सकता हूँ। अब ये जो मेन लिखा हुआ है, ये मेरा हुआ हेडिंग 1, ये मेरा हुआ एक पैराग्राफ टैग, ये हुआ मेरा एक बटन टैग। बाकी जो भी ये हो सकता है कि इमेज हो, जो बैकग्राउंड में मुझे दिख रहा है, ये एक इमेज टैग हो सकता है। अब ये जो चीज़ें दिख रही है कि इसका कलर चेंज हो गया, इसके बैकग्राउंड में एक ऐसा ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है, ये होता है CSS से, ये HTML नहीं है, ये CSS का पार्ट है। तो ऐसे बनेगी ये वेबसाइट कि हमने एक पहले मेन डिव बनाया, यानी ये पूरे वेबसाइट के एक मेन डिव। देन इसके अंदर हमने एक हेडर वाला टैग लगाया, यानी
सिमेंटिक टैग, उस हेडर के अंदर हम ये नेविगेशन टैग लगा सकते हैं, एक बटन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर एक और डिव आएगा, डिव के अंदर एक इमेज आएगा, इमेज के बाद यहाँ पर एक हेडिंग आएगी, यहाँ पर भी हेडिंग आएगी। देन उसके बाद हम इस पार्ट को, इस वाले पार्ट के लिए एक और डिव बनाएंगे। तो ये एक बना हेडर टैग यानी हेडर वाला डिव, उसके बाद ये बना मेरा बीच वाला डिव। तो इस बीच वाले डिव को हम कहते हैं हीरो सेक्शन। जो हेडर के नीचे पार्ट आता है ना, जो हमें स्क्रीन पे दिखता है, उसे हम कहते हैं हीरो सेक्शन। तो मैं इस डिव का नाम रख सकता हूँ हीरो। एंड हीरो के अंदर जैसा मैंने बताया अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जैसे ये एक हेडिंग हो सकता है, ये बटन हुआ, ये पैराग्राफ हुआ, तो ऐसे बना सकते हैं। ये बैकग्राउंड में हो सकता है एक इमेज हो, तो ये बैकग्राउंड में एक इमेज यूज़ हो गया। तो ये वेबसाइट इसी तरह से बनी है। एंड वैसे ये मैंने ड्रिबल से लिए। और तो ड्रिबल एक वेबसाइट है जहाँ पर तुम्हें डिज़ाइंस मिलते हैं, कोड नहीं, सिर्फ डिज़ाइन। तो वहाँ से तुम डिज़ाइन उठाकर खुद से ट्राई कर सकते हो चीज़ों को बनाने की। मैं इस वेबसाइट को इस पेज को, इस डिज़ाइन को कोड करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो बाकी के कंसेप्ट हैं मैं वो भी कवर करूँगा। तो या इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।